में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न नंबर 23 में हमको समझाना था कि अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 15 लाख श्रमिकों के असंगठित क्षेत्र में काम करते थे और 1997-98 में उनके पास कुल 600 करोड़ रुपए की आय होती थी, जिनमें संगठित क्षेत्र के 320 करोड़ रुपए के श्रमिक आय पैदा करते थे और कुल 600 करोड़ था, जिसमें यदि हम उनमें 600 करोड़ में 320 घटा देंगे तो 280 करोड़ बचेगा। यानी असंगठित क्षेत्र में संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी वहां पर आय कम हो रही थी। तो किन किन तरीकों पर हमको प्रदर्शित किया गया है कि यह क्या हम उपाय बना सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र की आय हमारी बढ़ जाए, उस पर हमको चर्चा करनी थी। तो देखें कि अहमदाबाद में 97-98 का एक जो सर्वे आया जिसमें 15 लाख श्रमिकों के आय की तुलना की गई है, जिसमें संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की जो संख्या थी वो 4 लाख थी, जिनकी कुल आय 320 करोड़ थी और जो कुल आय थी और कुल जो श्रमिक थे वो 15 लाख श्रमिकों के बीच में 600 करोड़ रुपए की आय थी। तो उसमें निश्चित है कि यदि हम संगठित क्षेत्र को घटा देंगे तो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्या आ जाएगी और उनके द्वारा कमाए गए धनों की संख्या भी हमको बड़े आसानी से निकल आएगी। यदि हम 600 में हम 320 को घटा देंगे तो 280 आ जाएगा, 15 लाख में 11 लाख घटा देंगे तो 4 लाख आ जाएगा, 15 लाख में 4 लाख घटा देंगे तो 11 लाख आ जाएगा। तो किसी भी आधार से यदि प्रश्न आवे तो उसको हमको ध्यान से समझना है। हम जानते हैं कि देश में संगठित श्रमिकों की संख्या सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि एक तो जनसंख्या का भार हमारे देश में ज्यादा है, दूसरा यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है वो तकनीकी तौर पर उन्नत नहीं है, जिस कारण से वो कुशल या कुशलता श्रमिकों को नहीं प्राप्त हो पाती है और आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े होने के कारण वो तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो जिस कारण से असंगठित क्षेत्र ज्यादा विकसित होने के बावजूद भी देश के आर्थिक विकास में बहुत कम योगदान दे पाता है। तो यह कुल जो आय है वो 15 लाख है, जो कुल आय है वो 600 करोड़ को में यदि श्रमिकों की संख्या की जाए तो 15 लाख है और केवल 4 लाख जो संगठित क्षेत्र है वो आधे से ज्यादा, हम यहाँ पर देखें आधे से ज्यादा भाग में उनका आमदनी होती है। यानी निश्चित तौर पर ये धन के आधार पर देखा जाए तो ये धनाढ्य वर्ग कहा जा सकता है संगठित वर्ग को। क्यों? क्योंकि इनमें एक संगठन है, सरकार के द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश हैं और इन्हें कार्य करने की घंटा और दिन निश्चित हैं, इन्हें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, जिस कारण से क्योंकि ये कार्य करने में कुशल भी होते हैं, ये तकनीकी ज्ञान प्राप्त किए होते हैं, जिस कारण से इन जो भी उत्पादन की तकनीकी आती हैं उन तकनीकों का उपयोग करके ये अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, जिस कारण से आर्थिक विकास में इनका योगदान ज्यादा है। और वहीं असंगठित क्षेत्र अकुशल श्रमिकों का होता है, जिस कारण से ये संख्या तो इनकी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा 280 करोड़ में 11 लाख तो बहुत ही कम भाग हमको देखने को मिलेगा कि एक श्रमिक पर आता है। तो निश्चित है कि यह असंगठित जो है ये अकुशलता को, अशिक्षा को, स्वास्थ्य में कमी को, रोजगार के अभाव को, ये सारी चीजों को दर्शाता है। यदि इन चीजों को यदि हम दूर कर दें तो निश्चित है कि संगठित क्षेत्र का जो है मानक है वो बढ़ जाएगा, जिससे राष्ट्र का आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उत्पादन भी बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं
24 में यहाँ पर प्राथमिक काम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक है। राष्ट्र की आय में सन 2000 और 2013 के आंकड़े दिए गए। इन आंकड़ों में प्राथमिक क्षेत्रक जो था पहले सन 2000 में वो 52,000 करोड़ रुपए हमको प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता था। द्वितीय क्षेत्रक से 48,500 करोड़ रुपए प्राप्त होता था और तृतीय क्षेत्र से 1,33,500 करोड़ रुपया हमको प्राप्त होता था। और सन 2013 में क्योंकि 13 साल का अंतर है तो निश्चित है कि महंगाई दर बढ़ेगी, वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा, तकनीकी भी बढ़ेगी, तो निश्चित है कि हर क्षेत्र का मानक बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि यह कुल आय है जीडीपी के आधार से प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का जब हम तीनों का योग कर देंगे तो हमारी कुल जीडीपी हमारी एक वर्ष की प्राप्त हो जाएगी। और सन 2013 में जब हम आंकड़े देखेंगे तो यही आंकड़े जो है 800, 500, 8,500 करोड़ रुपए, फिर इसके बाद 10,74,000, 10,74,000 और इसके बाद 38,68,000 करोड़ रुपए हमको यह जीडीपी के आंकड़े प्राप्त हुए। प्रारंभ में जब हम देखेंगे कि यहाँ 52,000 है, द्वितीय क्षेत्रक कम है इससे प्राथमिक क्षेत्रक से, लेकिन तृतीय क्षेत्रक 1,33,500 है। तो जीडीपी में सन 2000 में ही हमारा तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़ा आर्थिक विकास का आधार माना गया, क्योंकि आप लोग को बताया जा चुका है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं। जिस कारण से हम यह देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि या उत्पादन की प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं उनका जो कुल योगदान था वो 52,000 था। यदि हम तीनों को योग कर देंगे तो हमारी संपूर्ण जीडीपी आ जाएगी और सबका यदि हम अनुपात ले लेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा कि कुल आय जो 100% है उसमें 52,000 कितना परसेंट निकलेगा, तो लगभग 22% के आसपास आएगा। और 48,000 का जो हो जाएगा जो द्वितीय क्षेत्रक है वो लगभग 20% के आसपास आ जाएगा। और उसी प्रकार से जब 1,33,500 का हम निकालेंगे तो वो लगभग जाकर के 57% के अनुपात के लगभग आ जाएगा। तो जब हम यह अनुपात देखेंगे कि यहाँ पर 2000 सन से 2013 सन में देखेंगे तुलना करके, तो यहाँ पर जो 52,000 था यहाँ पर 8,500,000 हो गया, यानी 13 साल में 1 गुना की वृद्धि हुई। उसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्रक में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर 10,74,000 है, यहाँ पर मात्र रह गया 8 लाख, तो यहाँ पर नंबर तीसरे में पहुंच गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। पहले क्या था, ये दूसरे नंबर में था क्योंकि द्वितीय क्षेत्रक में उत्पादन कम हो रहा था। और सन 2013 में औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला औद्योगिक नीतियों के कारण, जिस कारण से इसने अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को बढ़ा दिया। लेकिन प्राथमिक क्षेत्रक वहीं का वहीं बना रहा है, यानी इसमें गिरावट दर्ज की गई। क्यों गिरावट दर्ज की गई? क्योंकि सन 2000-2013 से लेकर के बीच में हमारी आबादी में भी एक आशातीत से ज्यादा वृद्धि हुई, जिस कारण से खाद्यान्न वस्तुएं हमारी आबादी में ही खपत हो गई, जिसका हमें बाहर यानी निर्यात करने में हमको अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, जिस कारण से इसके उत्पादन में हम बढ़ोतरी नहीं दर्ज कर पाए और यह प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारा वो तीसरे स्थान पर खिसक गया। और आजादी के समय ये प्रथम में था, क्योंकि हम लोग कहते भी हैं कि हमारी
जो देश की अर्थव्यवस्था है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है, यानी कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, क्योंकि यह क्षेत्र दोनों वर्गों की सेवा करता है, यानी चाहे वो प्राथमिक वर्ग के उत्पादक हों या द्वितीयक वर्ग के उत्पादक हों, बिना तृतीयक क्षेत्र के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम जीडीपी की जब तुलना कर लेते हैं तो निश्चित है कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र में अब यह अवसर है कि हमको इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, इसके उत्पादन पर हमको वृद्धि में देखना चाहिए, और बाकी जो ग्राफ दिए गए हैं आपकी किताब में उनको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।